अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए एपिसोड लेकर आई हूँ कि आप लोग मुझसे नाराज़ ना हो जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बस ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, नॉर्मल एपिसोड होगा। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई माफ़ी नहीं देने वाला। मैं बहुत सताया है तुमने मुझे। वो फौरन ही छोटी आंखें करके बगौर इस हसीन सरापे को देखते हुए गोया हुआ था। सॉरी ना यार, वो भला सा चेहरा बनाकर बोली थी। बोल जाए मिसेस जौरान कि आपको माफ़ी मिलेगी। आज से आपको अपने साथ ना जगाया तो मेरा नाम भी जौरान नहीं। मेरे दिल को हिलाकर अपने लिए पागल बनाने की सज़ा आपको हर रोज़ मिलेगी मेरी जान। मुकाबिल की नाजुक कलाई थाम कर अपनी जानिब खींचकर जुमाइनी अंदाज में कहा था। वो बुरी तरह झुपट कर अपना चांद सा चेहरा झुका कर शर्माने लगी थी। वो शर्माते हुए इतनी हसीन लग रही थी कि मुकाबिल इसे टुकटुकी बांधे देखता ही चला गया। पता है मुझे इस रात ही तुमसे मोहब्बत हो गई थी, बस एहसास बहुत बाद में हुआ। शुक्रिया। वो खूबरू नौजवान खासा गमगीन लहजे में खोया हुआ। शुक्रिया किस लिए? वो लचकर बोली थी। मेरी जिंदगी में जबरदस्ती घुस आने के लिए, इसमें नए रंग भरने के लिए। मैं तो बहुत पहले ही हिम्मत हार चुका था। वो तुम थे जिसने मुझ पर भरोसा किया, जिसे यकीन था कि मैं वापस अपने पाँव पर खड़ा हो सकूंगा। शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने पहले भी कहा था, अब भी यही कहूंगी। इसमें मेरी अपनी खुशी थी। वो मुस्कुराते हुए जवाब दे हुई थी। शिद्दत से प्यार आया इसके जुमले सुन। सफ़ेद फ्रॉक में मलबूस अपनी प्यारी सी दुल्हन को अपने हसार में जकड़ते हुए इसने लाइट्स ऑफ कर दी। वो वापस अपने घर आ रहा था कि अचानक इसकी गाड़ी रुकी। क्या हुआ? वो सेल पर नजरें जमाए ड्राइवर से इस्तफसार करने लगा। सर, रोड पर कोई आदमी बेहोश पड़ा नजर आ रहा है। ड्राइवर ड्राइविंग मिरर इसकी जा ड्राइवर मुड़कर इसकी जानिब देख तेजी से परेशान लहजे में बोला। क्या? जाओ जाकर देखो इसे। ड्राइवर ड्राइवर की बात सुनते ही इस वजीहा मर्द की नजरें उठी। वो संजीदगी से गोया हुआ। अभी इसका ड्राइवर कार से उतरकर रोड पर लेटते शख्स के पास पहुंचा ही था कि मुहीब की साइड वाले शीशे पर बाहर से किसी ने हल्का सा नॉक किया। जैसे इसकी निगाह इस साइड के इसी लम्हे खिड़की का शीशा बाहर से किए जाने वाले जोरदार वार पर ठ था ठस करके टूटा। हमला बहुत अचानक हुआ था, लेकिन इसके बावजूद मुहिब ने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए अपना सर मुकम्मल झुका लिया और अपने हाथ से चेहरे और सर को कवर किया, जिसके नतीजे में कांच के टुकड़े इसके हाथ पर लगे और इनसे खून निकलने लगा। अगले ही लम्हे इसने तेजी से अपनी पैंट से पर गन निकाली थी। गन लेकर अभी इसने सर उठाया ही था कि इसे अपने सर पर किसी और की गन लगती महसूस हुई थी। बाहर निकल। वो बाहर खड़ा शख्स रफ्ताराना अंदाज में बोला। अभी मुहिब इसे देख ही रहा था कि इसका सेल रिंग हुआ। अचानक हुए हमले के सबब इसका सेल नीचे की जानिब गिर गया था। वो बगैर देखे भी वाकिफ था कि कॉल इसकी बीवी की है, जो खाने के लिए इसकी मुंतजिर बैठी होगी घर में। ये ख्याल आते ही दिल को जैसे एक गहरा सदमा सा लगा था। इन्हें खबर नहीं, खबर इसे अब कभी देख पाएगा भी या नहीं। अपनी बीवी और बेटे का चेहरा इसे अपनी आंखों के सामने घूमता हुआ नजर आया। अरे साहब, यहाँ मार कर खत्म करो किस्सा। जैसे ही बाहर से आने वाली आवाज कानों की समातों से टकराई, वो तेजी से इस खिड़ी इस खिड़की के पास खड़े काले कपड़े में बलबूस शख्स को बिला खौफ देखने लगा, जो गाड़ी का दरवाजा खोल चुका था। अगले ही लम्हे खामोश फिजा में दो तीन फायर की आवाज गूंजी। सर काम हो गया। काले कपड़ों में बलबूस इस शख्स ने सेल कान से लगाकर बड़ी मुसर्रत और फख्र भरे लहजे में इतला दी थी। तुमने खुद चेक किया है? दूसरी जानिब से तेजी से सवाल किया गया। बिल्कुल सर। दो गोलियां मारी है, सीने में बचने का चांस ही नहीं। मेरे सामने मुहिब इजलाल मलिक की बेजान लाश पड़ी है। अगर यकीन आए तो आप खुद आकर चेक कर लें। इसने खासा मुतमईन अंदाज में जवाब दिया था। ठीक है, वहीं रुको, मैं भी आता हूँ। वो जैसे खुशी से फूले नहीं समाया हो, फौरन ही अपनी कार की चाबी लेकर मलिक मंशन से निकला था। कहाँ है भाई की लाश? इस इंसान रोड पर पहुंचते ही वो कार से निकलकर फुर्ती से उन गुंडों के पास आया। वो गुंडा का सरबराह जो काले सूट में मलबूस था, उसे गाड़ी की पैसेंजर सीट पर पड़ी मुहिब की लाश के पास लेकर गया। गाड़ियों के दोनों शीशे टूटे हुए थे भाई। गाड़ी के दो रोड से बाहर ही गाड़ी के डोर के बाहर ही इसका हाथ लटक रहा था। मुहिब का जिस्म औंधे मुंह सीट पर गिरा हुआ देख एक दो लम्हों के लिए वो महवर हुआ, जैसे सकता लगा हो, आंखों में आंसू उभरे। मुहिब के हाथ पर कांच के टुकड़े पे बस देख इसे शदीद रोना आया।
हाथों से अभी भी खून रस रहा था। इसकी हिम्मत नहीं हुई अपने भाई का चेहरा उठा कर देखे। सॉरी भाई, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे भाई। वो हाथ थाम कर रोते हुए माफ़िया मांगने लगा। इसे माफ़िया मांगता देख पास खड़े वो पांचों गुंडे एक दूसरे का चेहरा उलझ कर देखने लगे। कुछ देर तक चाची ऐसे ही खड़ा इसका बेजान हाथ थाम कर रोता रहा। इसने मुहिब के सर के पीछे से के हिस्से से खून टपकते देखा, जिस पर वो खासा मुतमईन हुआ कि मुहिब मर चुका, मगर फिर भी मुकम्मल तौर पर मुतमईन होने के लिए इस कुबरू नौजवान के बेजान सरापे को उठाकर सही सीट से लगाकर बिठा दिया। पहले इसके कोट को हटा कर देखा, पूरी सफ़ेद शर्ट खून आलूद न थी, जो इससे देखा ना गया। तेजी से कोट वापस ढककर नाक के नीचे हाथ रख के चेक करने लगा। इसे सांस ना लेता देख चेहरे पर अगले ही लम्हे एक मुतमईन और खबीस मुस्कुराहट बिखरी। वो जान वारता था इस पर, आखिर में जालिम ने जान ले ही ली थी। इसी वक्त मुहिब का नीचे गिरा सेल रिंग होने लगा। इसने अपनी आंखों से बहते आंसू साफ करते हुए सेल उठाया। स्क्रीन के ऊपर ही नोटिफिकेशन में 40 से ज्यादा मिस कॉल्स थी, वो भी सारी एक ही नंबर से। माई वाइल्ड लॉयनेस चमक रहा था सेल पर। यकीनन ये नजमा का नंबर है। इसने नाम से अंदाजा लगाया, फिर शदीद उदासी से मुस्कुराया। ये आदमी ये आदमी कभी तुम्हारे काबिल था ही नहीं नजमा। मैंने आज तुम्हें इससे हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी दिलवा दी। अब तुम्हें इसे डर कर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं। वो सेल की स्क्रीन को देखते हुए मुस्कुरा कर कहने लगा। फिर इसने सेल वैसे वापस नीचे फेंक दिया। काश आप मेरे और नजमा के बीच ना आए होते, तो आज मुझे आपको यूं मरवाना नहीं पड़ता। देखे कैसे कुत्ते की मौत मरे आप। तो वह जिस जायदाद के लालच में आपने मेरी मोहब्बत छीनी, वो भी आपको नसीब नहीं हुई। आपको क्या लगा था आप मुझे अपने हिस्से की जायदाद देंगे और मैं आपको माफ़ कर दूंगा? बेवकूफ़ समझा है क्या? आपको मारकर मुझे ये सारी जायदाद वैसे भी मिल जाएगी, जिसका कोई ख़ास लालच नहीं। असल मेरी मंजिल तो मेरी मोहब्बत है, मेरी नज़्मा, जो मुझे आपके ज़िंदा रहते हुए कभी नहीं मिल सकती। इसीलिए आपको तो मरना ही था, आज नहीं तो कल। बेफ़िक्र हो जाएं भाई, ना मैं आपकी औलाद को बाप की कमी महसूस होने दूंगा, ना नज़्मा को शौहर की। इसने मुहिब के कंधे पर हाथ रखकर शैतानी मुस्कुराहट लबों पर सजाए कहा, नज़्मा मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। वो खासा पुरहतबादी से इस बेजान शख्स के सामने अकड़ कर एलानिया बोला, चलो अब मुंह क्या देख रहे हो, इससे पहले कोई आ जाए। गाड़ी बाहर और ड्राइवर की लाश समेत खाई में फेंक दो। वो फिरौनियत की इंतहा पर था। इसे देख कौन कह सकता था कि वो उसका सगा भाई है, इस बेजान पड़ी लाश का। जहाज़ गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर जोर से बंद करके अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए अभी दो कदम अभी 2-3 कदम ही अपनी गाड़ी की जानिब चला कि अचानक इसकी नज़र रोड की साइड में पड़े दो खून आलूद लड़कों पर गई। इन्हें देख जहाज़ बुरी तरह चौंका, फिर तेज से इस्तफसार किया, इन्हें किसने मारा? मैंने। अचानक से पीछे से आती रोकताना आवाज़ ने मानो इसकी सांसें रोकी थी। इसकी आवाज़ को बखूबी पहचानता था वो। एक तो मेरा फ़ोन गिरी जा रहा है बार बार। खासा हैरानी के आलम में पीछे पलटा, आंखें पटी की पटी रह गई। खौफ के मारे इसकी पेशानी पर पसीना नमूदार हुआ। मुहिब अपने रोबताराना अंदाज में गाड़ी से उतरकर रोड को डोर को जोर से बंद करके भरम से पैंट की जेब से अपनी गन निकालते इसकी जानिब आ रहा था। घटिया इंसान, जाजिम ने शेर के खौफ से तेज से पीछे कदम लिए। इस रौबदाराना शख्स की आंखें सुर्ख अंगारा की तरह लाल हो रही थी। वो शेर की तरह इस पर सामने से झपटा और आते ही इसका गिरबान पकड़कर मुक्के ही मुक्के काबिल के मुंह पर बरसाए। जाजिब को संभलने तक का मौका ना दिया। क्या तुम्हें नहीं इल्म, मैं 10 मिनट तक सांस रोक सकता हूँ, तुमने 2 मिनट भी उंगली ना रखी। इसने तंजे मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए मुकाबिल को मुक्का मारकर जमीन पर गिराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है मुहिब जलाल मलिक को मारना? वो दांत पीसते हुए पूछने लगा था। माजी मुहिब ने जैसे ही सर उठाया, इसे अपने सर से किसी के गन लगे महसूस हुए। अपने पैंट की जेब से गन निकाली गन इसे बगैर एक लम्हे की देरी के खिड़की के पास आने वाले इस गुंडे पर चला दी, जो सरबराह को इसे मारने का मशवरा दे रहा था। वो गुंडों का सरबराह देखता का देखता रह गया। इसे अपने साथी को अगले ही लम्हे जमीन पर तड़पता हुआ पाया। इसे अंदाजा नहीं था कि सामने बैठा शख्स इस कदर निडर निकलेगा कि गन सर पर तनी होने के बावजूद इसके साथी को इसी के सामने चंद लम्हों में ही मार देगा। तेरी इस सरबराह की तवज्जो हल्की सी क्या भटकी। सामने बैठे इस निडर शख्स ने इसके गन चिपट कर दोनों गनों को एक साथ इस पर ही उल्टा कर तान ली। अब मुहिब का जहनी सी जानिब था कि गाड़ी की दो, दूसरे डोर से एक और गुंडा दाखिल होकर पीछे से इसकी गर्दन के गिर्द रस्सी हायल करके इसे खींचने लगा। जो कि हमला अचानक हुआ था, इसलिए इस नौजवान ने एक हाथ से गन
ایک ہاتھ سے گن گر گئی مگر دوسرے ہاتھ سے اپنی گن ابھی بھی موجود تھی۔ اس کا سانس گھٹ رہا تھا۔ اس نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے گن کا رخ پیچھے کی جانب موڑ کر فائر چلا دی۔ گولی اس گنڈے کے دماغ کو چیرتی ہوئی نکلی۔ اس کی پکڑ گولی لگتے ہی رسی پر ڈھیلی پڑی تھی۔ محب نے برق کی پھرتی سے اپنی گونی اس کے پیٹ پر زور سے ماری نیچے۔ نتیجہ اس کا وجود شیشے کو توڑتا ہوا باہر آتا لٹک گیا۔ اس کے دو بندے کو اس نڈر نوجوان نے چند منٹوں میں ہی مار دیا تھا۔ باقی سب خوف سے خود ہی پیچھے ہٹ گئے تھے سوائے اس کے کالے لباس والے سربراہ کے۔ چلا گولی۔ محب کے ہاتھ سے گن گرتے ہی اس کالے لباس والے نے تیزی سے گن اٹھائی تھی، لیکن اس بار جب اس کے سر پہ تانی تو وہ بلا خوف چیر دینے والی نظروں سے گھورتا ہوا شیر کی طرح دھاڑا تھا۔ اس شخص کی رعبدارانہ پرسنالٹی، اس کی چیر دینے والی نگاہ، اس کی گرجدار آواز مقابل کھڑے گنڈوں کے سربراہ کے ہاتھ کانپنے پر مجبور کر گئی تھی۔ جتنے پیسے تم لوگوں کو مجھے مارنے کے ملے ہیں اس سے 3 گنا دوں گا۔ فون کرو ابھی اور بتاؤ اسے کہ وہ مر گیا ہے۔ اگر خود چیک کرے آئے تو اس کی آفر ہر طرح سے ان لوگوں کے لیے فائدہ مند تھی۔ اس کے آفر کو قبول کرتے ہی انہوں نے وہی جازی سے کہا جو محب نے اسے کروایا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا جائیداد میں من چاہا حصہ ملنے کے باوجود بھی جازی نے اس پر قاتلانہ حملہ کیوں کروایا۔ پھر اچانک اسے صوبیہ کی باتیں یاد آئی۔ مجھے لگا تیری نظر میرے حصے کی جائیداد پر ہے، میں نے بغیر کسی مذمت کے تجھے دے دی۔ تو جان مانگتا یقین مان جہاں دیتا، مگر تو نے تو میری عزت پر نظر رکھی، میری بیوی پر جو مجھے میری جان سے زیادہ پیاری ہے۔ اگر آئندہ اس پر غلط نظر ڈالنے کی جرات بھی کی تو چیر کر رکھ دوں گا تجھے۔ اپنی پوری جان سے اس کا گربان پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چنگاڑتے ہوئے کہا تھا، آپ کی بیوی؟ وہ آپ کی بیوی ہونے سے قبل میری محبت تھی، چھینا ہے آپ نے اسے مجھ سے۔ جازے کے منہ اور ناک سے خون مسلسل نکل رہا تھا۔ محب نے اسے مار مار کر لہو لہان کر ڈالا۔ اس کے باوجود وہ ڈٹھائی سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے محب پر اپنی محبت چھین لینے کا الزام لگا رہا تھا۔ یہ obsession ہے، یہ محبت نہیں۔ یہ تم اس سے وقتی محبت کرتے ہو، اسی خوشی میں اپنی خوشی دیکھتے۔ محبت یہ نہیں، یہ تو صرف obsession ہے۔ اگر تم اسے واقعی محبت کرتے تو اس کی خوشی میں اپنی خوشی دیکھتے۔ تم نے رشتوں کا تقدس پامال کیا ہے اور میرے نزدیک رشتوں کا تقدس پامال کرنے والے جانوروں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کہتے ہی اس نے اپنی پینٹ سے گن نکال کر اس کی پیشانی سے لگا دی تھی۔ وہ مار دینے کا ارادہ رکھتا تھا کیونکہ جازو کی نظر جائیداد پر نہیں اس کی عزت پر تھی جس کے سبب وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے گن چلانے ہی والا تھا کہ اس کے کانوں کی سماعتوں سے گاڑی کے ہارن کی آواز ٹکرائی۔ ہوا میں پیٹرول کی بدبو پھیل گئی تھی۔ اس نے نظریں اٹھائی تو پولیس کی گاڑی اور ساتھ ایک ایمبولینس اس کے سامنے آ کر رکی تھی۔ سر قانون کو ہاتھ میں نالی سے ہمارے حوالے کر دیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے حیران ہوا، پولیس کو کس نے انفارم کیا؟ مگر اگلے ہی پل اس کی نظر پولیس کی گاڑی سے اتر کر بھاگتے ہوئے اپنی جانب آتی اپنی جانی دشمن پر گئی تھی۔ جازی نے جب سیل پھینکا تھا تو کال ریسیو ہو گئی تھی۔ دوسری جانب نجمہ نے جازی کی ساری باتیں سن لی تھی۔ پہلے تو اسے لگا کہ اس کے سر پہ ایٹم بم پھوڑا ہو۔ وہ جازی سے اتنا گھٹیا ہونے کی امید نہیں رکھتی تھی۔ اسے آج صوبیہ کے بھائی کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں خوف اور پریشانی سے لرزنے لگے، مگر اپنے ہوش و حواس کو بحال رکھتے ہوئے اس نے پولیس کو کال کی۔ پولیس کو ذرا دیر نہ لگی تھی محب کے سیل کی لوکیشن کو ٹریس کرنے میں۔ وہ پولیس اور ایمبولینس کے ساتھ اپنے شوہر کو بچانے پہنچ گئی تھی۔ پورے راستے بس یہی دعا کرتی آئی تھی کہ کوئی معجزہ ہو اور اس کا شوہر صحیح سلامت ملے۔ محب اس حسین دلربا کو دیکھتے ہی اسے اپنی گن واپس پینٹ میں لگائی اور جازو کو چھوڑ کر اس کی جانب بڑھا تھا۔ وہ روتے ہوئے بڑی شدت الفت و محبت سے آ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ شکر ہے تم ٹھیک ہو، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی۔ اس کی بے پناہ محبت، اس کی سیاہ آنکھوں سے حیا تھی جو کسی بھی اندھے کو نظر آ جاتی۔ جازی تو پھر آنکھوں والا تھا۔ اتنی تکلیف تو محب کو مارنے نہیں پہنچائی تھی جتنی نجمہ کی بے رخی نے پہنچائی تھی۔ وہ لہو لہان مٹالے روڈ پر پڑا تھا۔ اس کے باوجود اس لڑکی نے اس کی جانب ایک نگاہ اٹھا کر دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ رونا بند کرو، کچھ نہیں ہوا مجھے، اس کے کمر سے لاتے ہوئے بار بار سمجھا رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، مگر اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، میں نے ہمیشہ آپ کو اپنا بھائی کی نگاہ سے دیکھا اور آپ نے چھی گھن آتی ہے مجھے آپ سے۔ جازے کو پولیس اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی جب نجمہ کے پاس سے وہ گزرا اور وہ لڑکی اسے دیکھتے ہی بھڑک اٹھی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں سے جھلکتی نفرت جیسے اسے ایک پل میں ہزاروں موتوں سے ہمکنار کر کے تھی۔ تم بھائی کی خاطر مجھ سے نفرت کر رہی ہو؟ کیا بھول گئی ان کے سارے ظلم
ज़ालिम को मज़ालिम को भूल गई, अपनी औलाद की मौत को भूल। अभी वो बोल ही रहा था कि नजमा इसकी बात काटते हुए तेज़ी से बोली थी, मुझे ने मुझे से माफ़ी माँग ली थी और मैंने इसे अपने पूरे दिल से माफ़ कर दिया। और सबसे बढ़कर के हम मियाँ बीवी का मामला है, रही आपकी आपसे नफ़रत की बात, तो आपसे नफ़रत मुहिब की वजह से नहीं, आपकी गंदी सोच और नज़र की वजह से हुई है। मुहिब जान वारता है आप पर और आपने उसी की जान लेने पर तुल गए हो। मुझे याद नहीं पड़ता मुहिब ने कभी आपकी कोई बुराई की हो मुझसे, या ये इसकी अच्छाई की इंतहा है और आपने इस पर कातिलाना हमले करवाए, मगर इसने हर बार आपको माफ़ कर दिया। ना सिर्फ माफ़ बल्कि आपके हर गुनाह पर पर्दा भी डाला था। और आपका बुरे फेल है और आपके बुरे फ़ेल हैं जो नफ़रत पर भारी पड़े हैं मुझे आपसे। वो नफ़रत भरी नज़रों से इसके लहूलुहान वजूद को तकते हुए अपने आंसू साफ़ करके उसीली आवाज़ में खोया हुई। नजमा का नफ़रत का इज़हार इसे मुकम्मल तोड़ गया था। जिसे दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत की, वही आज शदीद नफ़रत की निगाह से देख रही थी। क्या जीना क्या मरना, इसके लिए तो जैसे सब बेमायने हुआ। पूरी दुनिया जैसे एक लम्हे में उजड़ी मालूम हुई। इसे नजमा की नफरत थी, इसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी सजा थी। पुलिस ऑफिसर इसके हाथ में हथकड़ी डालकर अपने साथ गाड़ी में बिठाने लगे। इसकी निगाह अब भी बस नजमा के वजूद पर टिकी थी, जो मुहिब के सीने से लगे रोए चली जा रही थी। सारे गुंडे को इनके सरबराह समेत पुलिस अपने साथ लेके थी। बाकी मरे हुए दो को एम्बुलेंस में। जिंदगी में पहली बार कोई अक्लमंदी का काम किया है तुमने। अपने दोनों हाथ इसकी नाजुक कमर की गिर्द हाइल करके मुस्कुराते हुए बोले, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा जैसे भाई ने तुम्हें वाकई। इस खूबरू नौजवान के सीने से अपना सर उठाकर इसकी नीली समंदर जैसी गहरी निगाहों में झांकते हुए गमगीन लहजे में बोली, आखिर जुमला अधूरा छोड़ दिया क्योंकि मुकम्मल करने की हिम्मत नहीं थी, मार दिया। फिर तो खुश होना चाहिए था तुम्हें। मुझसे जान जो छूट जाती तुम्हारी, वो भी हमेशा के लिए। इसका अधूरा जुमला मुकम्मल करते हुए वह गमगीन लहजे में बोला था, बस कर दो, और कितना तंग करोगे मुझे, तुम अच्छी तरह जानते हो। वो रोतू सा मुंह बनाकर बोली थी, क्या जानता हो, मुकाबिल का हसन जान बनते हुए गोया हुआ था, यही कि जान है तुम में मेरी। मैं मर जाती अगर तुम्हें कुछ हो जाता। आज इसकी सियाह नशीली आंखों से फिर से मोटे मोटे आंसू बहने लगे थे। वो निहायत सदाकत से अपने जज्बात का इजहार करने लगे थी, जिसे सुनते ही इस घुंघरू नौजवान को नजमा पर शिद्दत से प्यार आया था। इसकी पेशानी शिद्दत उल्फत से चूमी। तुम हॉस्पिटल चलो मेरे साथ, देखो कितना खून निकल रहा है, तुम्हारी शर्ट पूरी लाल हो रही है। जब एतबार आ गया कि वो ठीक है, तो जहन को सबसे पहले फिक्र इसकी खून आलूद शर्ट को देखकर लाक हुई थी। अरे ये तो रंग है, वो खासे लापरवाही से गोया हुआ था। कह दो ये भी रंग है। वो इसका हाथ अपने दोनों हाथ अपने दोनों नाजुक हाथों से पकड़ कर खासा जुटाते हुए बरहमी से तंजीर इस्तसार करने लगी थी। इसके हाथ और इसके सर पर चोट आई थी, जिससे खून अभी भी निकल रहा था। जिन्हें देख वो लड़की फिक्र में घुली जा रही थी। इस लड़की को अपनी यूं फिक्रता देख दिल को जैसे मुतमईन खुशी हासिल हो रही थी। देखो सर से भी खून निकल रहा है, चलो ना हॉस्पिटल। फिक्रमंद लहजे में इसका हाथ खींचते हुए बोली, क्या हुआ चलो। मुहिब जैसे ही नजमा के साथ अपनी गाड़ी की जानिब जाने लगा, इसने एक और एम्बुलेंस को आता देखा, जिन्होंने फौरन ही स्टेशन पर मुहिब के ड्राइवर की लाश को डाला, जिसे देख वो दिल ही दिल में खून के आंसू रहा था। आज इसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि इसने गलती की। जाजे के गुनाहों को नज़रअंदाज करके अगर वो इसे दुरान पर हमला कराने की सजा मिलने देता, तो आज एक बेकसूर शख्स ना मारा जाता। नजमा ने जब ड्राइवर की लाश को स्टेशन पर जाता देखा, तो उसकी आंखों में आंसू भरा। चलो, इस घुबरू नौजवान ने इसे सीने से लगाया था ताकि वो मजीद ड्राइवर की लाश को ना देखे। तुम इस हाल में ड्राइव नहीं कर सकते, मैं करती हूँ, ये कहकर आंसू साफ करती इसके सीने से हटी थी। नहीं, मैं कर लूँगा, ये छोटी मोटी चोटें हैं बस। वो निहायत लापरवाही से कहते हुए वो स्ट्रेचर पैसेंजर सीट का डोर खोलकर इसे बिठाने लगा। तुम बैठो, मैं ड्राइव कर लूँगी, वो लड़की इस बार ज़रा बरहमी से बोली थी। वो देख रही थी मुझे अपनी चोटों को ज़रा भी तवज्जो नहीं दे रहा। इस घुबरू नौजवान की लापरवाही नजमा को गुस्सा दिला रही थी। असल में मैं सही सलामत घर पहुंचना चाहता हूँ, इसलिए मैं ही ड्राइव कर लूँगा, यही बेहतर है। मुकाबिल को बरहम होता देख वो मजबूर हुआ था असल वजह बयान करने पर। इसने दोनों आबरू के दरमियान इसे कुछ शहादत की उंगली से मचलते हुए आहिस्तगी से घुटी आवाज़ में जवाब देता, क्या इसका एहतजाजन बुरा सा मुंह खुला था। तुम्हें लगता है मुझे ड्राइव करना नहीं आता, वो छोटी आंखें करते हुए खुफी से पूछने लगी थी। तो हम ना अपने एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि मुझसे बोला नहीं जा रहा बिल्कुल भी। तो कोशिश करूँगी अगर शाम को मेरी तबीयत ठीक होगी तो इसको कंप्लीट ही कर लूँगी, जान छुड़वाऊँगी। अंदर बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।